लॉकडाउन के काल में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अपने से संबद्ध सभी कॉलेजों को अपने साथ जोड़े रहा, सभी छात्रों के हित का ख्याल रखा। इस बड़ी मुहिम में सफल और कुशल नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने विषम परिस्थितियों में भी छात्र हित के लिए निरंतर कार्य करने वाले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। यही नहीं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े समस्त छात्रों के प्रति भी कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने आभार व्यक्त किया। अपने पूरे विद्यार्थियों का और पूरे 6 जिलों में फैले हुए विद्यार्थियों का, जब मैं विद्यार्थी महात्मा गांधी परिवार बोलता हूं तो 320-29 जो कॉलेज हमारे जुड़े हैं वो भी हमारे परिवार के ही अंग हैं। तो ये सारे लोग, सारे विद्यार्थी, सारे कर्मचारीगण, सारे शिक्षक, सारे प्रशासनिक अधिकारी, ये हम पहली बार यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं। हम जब समृद्धता की बात करते हैं तो हम कहते हैं महात्मा गांधी परिवार, और परिवार का मतलब है कि हर की सहभागिता है, हर का सहयोग है, हर का समर्पण है। उसके कारण ही हम आज इस स्थिति में हैं कि कहीं पे कोई तनाव नहीं है किसी को, सारे लोग प्रसन्न मन से अपना काम कर रहे हैं और अभी तक किसी के साथ किसी भी तरह की कोई जो है इस तरह की जो है कोरोना से कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं आ पाई जिससे कि हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छे से सारा परिवार समन्वय के साथ और मित्रतापूर्वक व्यवहार से हम कर रहे हैं। ना आज की डेट में इस संकट काल में ना कोई कुलपति है, ना कोई कुल सचिव है, ना कोई चीफ प्रॉक्टर है। सब हम एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं और सब एक दूसरे के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जहाँ जिसकी सहभागिता ज़्यादा है वो नेतृत्व कर रहा है, उसके पीछे सारा परिवार लग जाता है। तो कहीं हम चीफ प्रॉक्टर के अंडर में काम मैं करता हूं, कभी कुल सचिव के अंडर काम करता हूं, कभी मैं वित्त अधिकारी के अंडर काम करता हूं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कम से कम हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में हम कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के लिए कर रहे हैं। तो ये सहयोग जो मिल रहा है वो अत्यंत ही सराहनीय है और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से कुलपति होने के नाते मैं उन सारे लोगों को साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यही शक्ति और यही समन्वय आगे भी बनाए रहे विद्यापीठ परिवार में, कि हर व्यक्ति को प्रकृति में नैसर्गिक रूप से विकसित करने का अधिकार जब प्रकृति ने अभी दिया तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, या की थी तो सोचा था कि बहुत सारे प्रयास के बाद होंगे। जैसे 84 के बाद से गंगा की सफाई का अभियान चालू हुआ, सभी सरकारें आई, सभी ने प्रयास किए, समाज ने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन पूरा का पूरा प्रयास जो है उतनी सफलता की ऊंचाई को नहीं प्राप्त किया जितना कि कोरोना के समय में हो गया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी जो विभिन्न दुर्लभ प्रजातियां थीं, मछलियों के कहिए, मेढकों की कहिए, कछुओं की कहिए, ये सारी प्रजातियां किसी ने देखी नहीं थी, वो भी हमें दिखने लगी हैं। तो उनको भी नैसर्गिक रूप से स्वतंत्रता मिली। आप देख लिए कि बहुत सारे वन्य जीव जिनको देखने के लिए हम 2-2 दिन परिश्रम करते थे, आजकल वो सड़कों पे मिल जाते हैं। तो ये एक संदेश जरूर दिया है इस कोरोना ने कि सबको थोड़ा समान अवसर देना चाहिए, और प्रकृति को जब हमने अवसर दिया तो प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, उसमें हर चीज़ करने की क्षमता है, शक्ति है। उसने देखिए हवा को ठीक कर दिया, पानी की शुद्धता को बढ़ा दिया, जलों में प्रवाह आ गया, नदियों में। हमारे एक मित्र ने दिल्ली से बताया कि जीवन में उन्होंने यमुना को इस तरह से बहते हुए देखा ही नहीं था जो इस तरह से देख रहे हैं। और इसमें केवल कहिए तो प्रकृति को हमने केवल छोड़ दिया कि अपने तरह से वो चले, और इससे बहुत सारी चीज़ें हुई। याद करिए कि यहीं के विद्यार्थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, और उन्होंने यही प्रयोग किया था
कि आप जो है 3-4 महीने तक अपने आसपास कुछ डिस्टर्ब मत करिए। देखिए किस किस तरह की घास, किस किस तरह के वन्य जो है जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और उनमें से अवलोकन करिए कि कौन आपके हित का है। और जो 3-3 किलोमीटर महिलाएं जाती थी चारा काटने के लिए, वो सारी महिलाओं को अगल बगल ही चारा मिलना प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने तो सबको जीने का अधिकार है, जीव को भी निर्जीव को भी। और यही हमें कोरोना ने सिखाया, और इसी से आज वातावरण बदला हुआ है। कार्बन की जो स्ट्रेस था वायुमंडल में, वो निश्चित तौर पे घटा है। और यदि हम इसको इतना भी बनाए रखें तो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं से हम एक सहयोग दे पाएंगे। निश्चित तौर पे ये विश्वव्यापी बीमारी है, और उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी विश्व में फैली हुई है, वो भी समान रूप से है। प्रकृति ने जो भी चीज़ें देती है उसमें कोई विभेद नहीं करती, कोई मतभेद नहीं करती। तो ये जो है कोरोना का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इसने वातावरण को शुद्ध किया, और लोगों ने कहा कि पृथ्वी का हीलिंग पीरियड चल रहा है। तो हीलिंग एंड फीलिंग पीरियड जो है, हीलिंग अच्छी हुई तो फीलिंग अच्छी हो रही है, इसकी अनुभूति हम सारे लोग कर रहे हैं। तो पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का दायित्व उसके उपभोग करने वालों के ऊपर है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लगाना ही नहीं चाहिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिए। और इसी से जुड़े हुए हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय नीम फाउंडेशन है, उसके साथ भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें नीम से जुड़ी हुई जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में लोगों को बताना, और उसमें सभी को नीम के पौधा वितरण करने की हम लोग विधि बताएंगे कि जो लिख करके ऑनलाइन देगा, इफ़को तैयार है उनके दरवाजे तक नीम के पेड़ को पहुंचाने का, लगाने और उसको सुरक्षा करने की उनकी जिम्मेवारी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह से लॉकडाउन के समय में शताब्दी वर्ष की गतिविधियों पर चर्चा के बाद हमने महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह से बात की। बातचीत में प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्वर्णिम इतिहास के अतीत के पृष्ठों की हकीकत हमारे साथ साझा किया। कि पहले इसका नाम काशी विद्यापीठ था, और ये बाद में जब महात्मा गांधी जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया, जन्म शताब्दी वर्ष, तो उस समय इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ किया गया। महात्मा गांधी जोड़ा गया। हाँ, महात्मा गांधी उसमें जोड़ा गया। अब आप देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों की तो ये प्रशिक्षण शाला थी। वास्तव में विद्यापीठ में शास्त्री और आचार्य की डिग्री दी जाती थी। शास्त्री का मतलब है कि उस समय संस्कृत शिक्षा में शास्त्री का मतलब है कि वो स्नातक हो गया, शास्त्र का ज्ञान कर लिया। आचार्य का मतलब है उस पर पूर्ण पांडित्य आ गया। इसीलिए यहाँ की डिग्रियों का नाम परंपरागत था। आप देखेंगे पंडित जैसे अनेक लोग थे जिन्होंने अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ा। वो संदेश शास्त्री नाम के साथ जोड़ने का मतलब था कि समाज में संदेश जाए कि ये विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं, स्वदेशी आंदोलन के और राष्ट्रवादी आंदोलन के ये लोग सहयोगी हैं। तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नाम के साथ जोड़ते थे। तो अनेक यहाँ के पढ़े स्नातक जो है अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ते थे। दूसरी चीज़ है, चूँकि देश भर में 9 विद्यापीठें थी, तो यहाँ अधिवेशन चलते थे। यहाँ से पढ़ने वाले मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों में जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जवाहरलाल जी भी इसकी कार्यकारिणी के सदस्य थे, बाबू संपूर्णानंद जी इससे जुड़े हुए थे। यही नहीं, पीसीएस की नौकरी छोड़ करके जो एक पीसीएस अधिकारी थे, और उसके बाद भारत रत्न भगवान दास, भारत रत्न यहाँ के आचार्यों में ये श्रेय जाता है कि पहले आचार्य थे जिनको भारत रत्न मिला। तो पहले भारत रत्न आपके वे पहले पीसीएस अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश सर, उस समय पूर्वी उत्तर संयुक्त प्रांत अवध था, उसमें वे थे। बाबू भगवान दास जी ने जो भारत रत्न भगवान दास जी हैं, उन्होंने त्यागपत्र देकर के ज्वाइन किया। इसी तरह से आचार्य नरेंद्र देव जी थे जो समाजवाद आंदोलन के प्रणेता बने,
तो एक तरह से विद्यापीठ कांग्रेस, राष्ट्रवादी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन इसके प्रेरक आचार्य नरेंद्र देव जी का ये कर्मस्थली रही है। ये मुख्य स्वतंत्रता संग्राम आचार्य बीरबल जी थे, कई बार सांसद रहे। तो इस तरह से देखेंगे कि और यहाँ से होने वाले में मुख्य लोगों में पंडित कमलापत त्रिपाठी, और आचार्यों में दूधनाथ चतुर्वेदी और राजा आचार्य सांसद भी रहे 1977 में राजा राम शास्त्री जी। अनेक लोग यहाँ रहे जिन्होंने किया, और सभी लोग ऐसे जिनका नाम मैंने लिया, रामकृष्ण हेगड़े भी यहीं के विद्यार्थी थे। चंद्रशेखर जी आचार्य नरेंद्र देव जी की सेवा यहीं रह के करते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हुए। तो कोई भी ऐसा नेता नहीं था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में जेल नहीं गया हो। यह वास्तव में जेल जाने वाले नेताओं की, जो राष्ट्र की मुक्ति की, उनकी संस्था थी। तो इस तरह से, और यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था कि कैसे स्वावलंबी जीवन जिएं, चरखा कातें, और कैसे खादी ग्रामोद्योग, खादी उद्योग से जुड़ें, खादी के जीवन पद्धति गांव-गांव में प्रचार करें, यहाँ पंपलेट पत्र लिखने की। और इस तरह से जैसे श्रमिक आंदोलन और यहाँ तक हरिजन आंदोलन, अछूतोद्धार, ये सब आंदोलन की ये केंद्र रही है और यहीं से चले हैं। तो एक तरह से विद्यापीठ में 1923 में करीब 10 दिन की एक कार्यशाला हुई, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तय की गई कि क्या होनी चाहिए, और इसके पाठ्यक्रम भी यहीं तय हुए थे। तो विद्यापीठों के पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें ये यहाँ होती थी। तो इस तरह से ये बड़ी आंदोलन की मुख्य केंद्रीय संस्था थी, जहाँ विचारधारा की नीतिगत स्तर पर विचारधारा का निर्माण होता था, प्रसार होता था, और यह कार्य होता था। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने लॉकडाउन के कार्यकाल में शताब्दी वर्ष की गतिविधियां कैसे चल रही हैं, छात्रों के शैक्षणिक सत्र किस प्रकार पूरा करवाया जा रहा है, इसके साथ अन्य सभी मुद्दों पर हमारे साथ विस्तृत बातचीत की। लॉकडाउन घोषित हुआ तो एकाएक घोषित हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षा की तैयारी किया। तो प्रतिदिन जो है जूम ऐप पर हम क्लास चला रहे हैं। इसके अलावा हम लोग व्हाट्सएप और मोबाइल के माध्यम से जो लड़के छात्र, शोध छात्र समस्याएं लेकर के आ रहे हैं, उनका भी समाधान कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ छात्रों को जैसे कहीं प्रवेश के लिए आदि के लिए इन लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए था, और इन लोगों को अन्य प्रमाण पत्रों की ज़रूरत थी। तो उसको भी हम लोगों ने प्रयास करके व्हाट्सएप के माध्यम से जारी किया। और वर्तमान समय में ऐसा है कि लॉकडाउन का 3 चरण चला, उसमें संस्थान में आवागमन बाधित था, लेकिन अब अनलॉक 1 में हम लोगों ने संस्थान खोला है। लेकिन इस बीच जो लॉकडाउन 1, 2, 3 थे, उसमें यूट्यूब पर छात्रों के लिए उचित मटेरियल आप लोगों के सहयोग से, छात्रों के सहयोग, टीचरों के सहयोग से बना, उसको हम लोगों ने अपलोड किया। कुछ मटेरियल और भी ऑनलाइन दिए गए, ऑनलाइन सजेशन भी दिए गए लोगों को। तो इस तरह से हम लोग गतिविधियां चला रहे हैं। छात्रों के भविष्य के संदर्भ में बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, इसलिए हम बताएं, इस परीक्षा काल में ऑनलाइन अन्य विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्र भी हम लोगों ने तैयार किए। विश्वविद्यालय में भी परीक्षा की तैयारी चल रही है। एक चीज़ दानिए, जब कोई महामारी आती है तो एकाएक गतिरोध तो पैदा होता है, और ये विद्यापीठ का शताब्दी वर्ष था, और वर्ष है, चल रहा है 100 वर्ष। और ये दुर्भाग्य कहा जाए, सौभाग्य कहा जाए कि 100 वर्ष पहले जब विद्यापीठ की नींव पड़ी तो उसी समय एक महामारी की विदाई हो रही थी, और लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा संख्या में दुनिया में, भारत में लोग मारे गए। आज और ये भी कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश सेना जाकर के संक्रमित लोगों को जबरी घरों से निकालती थी, लोग जंगलों में भाग गए थे। तो उस समय क्वारंटाइन तो जंगल था कि गांव से भागे जंगल और जंगल में जान बचाए। लेकिन इस समय क्या है कि 2020 में जब हम हैं, महामारी आई हुई है कोरोना और कोविड-19,
तो इस महामारी से दवा की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, सरकार सजग है, पूरा क्वारंटाइन पूरा देश रहा, यातायात सारी चीज़ें बंद, लोग घरों में लाक रहे। तो इस तरह से इस बार क्षति कम हुई, और कम क्या एकदम कम हुई, और मरने वालों का प्रतिशत भी 2% के आसपास रहा, 2-2.5 के। तो एक तरह से कहा जाए कि इस स्थिति में देखिए और क्या काम किए हम लोगों ने। वेबिनार किया, राष्ट्रीय वेबिनार 2 किए, और कई वेबिनारों में हम लोग जैसे व्यक्तिगत रूप से एक्सपर्ट के रूप में हमने भागीदारी किया। तो एक तरह से शैक्षणिक गतिविधियां जारी रही, और इसका श्रेय इंटरनेट को देना चाहिए। अगर इंटरनेट व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं नहीं रही होती ऑनलाइन, तो ये संभव नहीं था। और 1920 में जब महामारी आई थी, तो उस समय तो शैक्षणिक गतिविधियां और सारी चीज़ें तो अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन इस समय तो सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं, बस यही है कि दैनिक क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन पूरे क्लास चल रहे हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए, तो उन्होंने 2 चीज़ें किया, बहिष्कार और स्वदेशी। तो स्वदेशी में स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी विचार, स्वदेशी शिक्षा। तो उसी के तहत 9 विद्यापीठों की देश में स्थापना हुई। पहली अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर 1920 में, ये 1919 में महात्मा गांधी काशी, उस समय विद्यापीठ काशी विद्यापीठ वाराणसी, काशी माने बनारस, काशी विद्यापीठ वाराणसी की भदैनी में स्थापना हुई। और उस समय प्राथमिक विद्यालय का स्तर पर चला, ये ज़मीन नहीं थी। बाद में राष्ट्ररत्न शिव प्रसाद गुप्त जी ने ये ज़मीन दान दिया, और यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ, और पहले भारत माता मंदिर परिसर का निर्माण शुरू हुआ। और उसके बाद फिर भदैनी से ये यहाँ रामघाट जो है, वहाँ उस कहा जाता है, उस मोहल्ले में ले आए, और फिर कुछ दिन उनकी जो धर्मशाला थी उसमें चली, रामबाग धर्मशाला है। उसके बाद फिर जब भवन बन गए, तो विद्यापीठ इस परिसर में स्थानांतरित हुई, और यहाँ स्वदेशी की शिक्षा दी जाती है। और एक और चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्यापीठ में आए दिन लॉकअप होता था। लॉकअप माने ब्रिटिश सरकार जो है वो बंद करवा देती थी विद्यापीठ को आए दिन, और छात्र अध्यापक सब, यहाँ तक कि परिवारों को हटा दिया जाता था, कर्मचारी भी हटा दिए जाते थे, सारी चीज़ें। और जब हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो कोरोना जैसे महामारी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के नाते आज विद्यापीठ शताब्दी वर्ष पर अपने उस अतीत की ओर लौट गया, जहाँ लॉकडाउन सरकारी नहीं लेकिन महामारी ने करा दिया। तो हम पत्रकार मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के इस भवन में जब बात कर रहे हैं, तो पत्रकारिता संस्थान के निदेशक के रूप में हम बताना चाहेंगे कि स्थापना काल से ही यहाँ पत्रकारिता की भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, और उसमें बहुत से लोग थे जिनमें पंडित कमलापति त्रिपाठी जी और आज परिवार का प्रमुख योगदान है। क्योंकि बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने विद्यापीठ और आज दैनिक आज 2 एक साथ स्थापित किए थे। तो पत्रकारिता, चूँकि विद्यापीठ का एक भाई आज, एक भाई एक संस्था, एक ही पिता की 2 संस्थानें, शिव प्रसाद गुप्त जी की एक आज और एक विद्यापीठ, तो उससे पत्रकारिता का प्रभावित होना स्वाभाविक था। और इस नाते आज में तो समाचार प्रकाशित होते थे, सक्रिय पत्रकारिता होती थी, और विद्यापीठ में जो है उनके प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था होती थी। यहाँ सोशल वर्क और थे, और यहाँ एक शिशु पाठशाला भी चलती थी, और उसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता था कि उसके विद्यार्थी थे। इसके अलावा यहाँ की भवनों की संरचना राष्ट्रीय आंदोलन के अनुरूप थी। भवन, पुराने भवन देखेंगे तो उनमें अलमारी बनी हुई है। अलमारियों में दिन में क्या करते थे लोग कि जो विद्यार्थी होते थे उसी रूम में पढ़ाई करते थे, और अपना सामान, अपनी बैग बक्सा अलमारी में रख देते थे। रात में वही कमरा सोने का कमरा हो जाता था, उसी में सोते थे लोग। और सार्वजनिक रूप से आचार्य और अध्यापक छात्र यहाँ रहते थे। भोजनालय बनने का व्यवस्था होता था। जब कोई आंदोलन चलता था
तो पुलिस खोजती थी और लोग फरार होते थे और विद्यापीठ में ताला बंद हो जाता था। तो आज शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन कुछ क्षति हुई है। हमने शताब्दी वर्ष में बहुत से कार्यक्रम मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के तय किए थे। जो कार्यक्रम कुछ तो हो पाएंगे, कुछ हुए और कुछ लगता है कि शेष रह जाएंगे, ये स्थिति है। कोरोना काल में लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक के सफर में समाज के अनुभवों को साझा करते हुए प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने छात्रों के साथ समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वह स्वदेशी अपनाएं। मुख्य अपील यह है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और पत्रकारिता और हमारा पत्रकारिता मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, उसका संदेश यही है कि राष्ट्रीय आंदोलन की संस्था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्र रक्षा के लिए हुई, स्वदेशी के लिए हुई है। आज सबसे बड़ा अवसर है कि जैसे चीन है, चीन अपने उत्पादों से भारत का, हमारा जो पूरा आर्थिक संतुलन है, राष्ट्रीय आय का संतुलन है, उसमें जो आयात है वो ज़्यादा है और निर्यात हमारा कम है, और चीन की वस्तुएं हमारी बाज़ार को तोड़ रही हैं। तो एक तो पहला संदेश है कि हम स्वदेशी अपनाएं। दूसरी चीज़ है कि विद्यापीठ में जो उस समय खान पान था वो भारतीय था और पेय भी भारतीय थे। आयुर्वेद की दवाओं का ही एक केंद्र था, आयुर्वेद की दवाओं का वितरण भी यहाँ होता था। तो एक तो हम आयुर्वेद को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, और इस कोरोना महामारी से भी हम भारतीय जीवन पद्धति और स्वदेशी आयुर्वेद आज से बच सकते हैं। तो यही संदेश है कि हम विदेशी वस्तुओं का फिर बहिष्कार करें। जैसे चीन है जो हमारी अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर रहा है, तो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हो, और वो जो स्वदेशी, इसकी मूल भावना है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्तु अपनाना, स्वदेशी अपनाएं, आयुर्वेद अपनाएं, और हम सकारात्मक ढंग से क्या करें, इस भारतीयता की रक्षा के लिए काम करें और भारतीय जीवन पद्धति अपनाते हुए हम जो है ये हमारे पत्रकार जो हैं वो संदेश दें और मीडिया में कार्य करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी स्वच्छता, सैनिटाइजेशन आदि का पाठ पढ़ाएं।